हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जो अपन की जो द हिंदू न्यूज़पेपर थी, उसमें हम 5 जून की जो है करंट अफेयर्स की बात करने वाले हैं। इसमें जो है क्या क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी, उन सभी चीज़ों के बारे में जो है डिस्कशन करने वाले हैं। तो पहला न्यूज़ जो है आपको देखने के लिए मिला था जनगणना के ऊपर। जनगणना जिसे हम बात करते हैं GS2 से जो इसे जो है रिलेट कर पाएंगे। और इसमें हम बात करते हैं कि जनगणना के ऊपर जो काफ़ी ज़्यादा जो है न्यूज़ भी देखने के लिए मिला होगा कि जातिगत जनगणना जो है होने वाली है। जाति के आधार पर जो जनगणना जो है इस बार जो है होने वाली है। इसी के जो एक तरह से देखा जाए तो फ्रेमवर्क जो है निकल के सामने आया है। आखिरी बार हम जनगणना की हम बात करते हैं तो हमारे देश में जो आखिरी बार जनगणना जो है 2011 में हुआ था। 2011 के बाद जो है अभी तक जो है जनगणना नहीं हो पाया था। हर 10 साल के बाद एक तरह से देखा जाए तो जनगणना की जो है प्रक्रिया अपनाया जाता है। लेकिन 10 साल के बाद हम बात करते हैं 11, 10, 21। तो 21 में क्या हुआ था कि एक तरह से देखा जाए तो कोविड पेंडेमिक सिचुएशन जो है काफ़ी ज़्यादा जो है पीक पॉइंट पर था। इस वजह से जो है जो 2021 में जो है नहीं हो पाया था। अब जो है एक तरह से जो है पूरा डिक्लेयर हो गया है कि अब होगा। तो हम बात करते हैं कि 1 मार्च 2027 तक जो है एक तरह से देखा जाए तो जनगणना जो है पूर्ण हो जाएगा। और यह जनगणना जो है किस माध्यम से किया जाएगा, तो डिजिटल सेंसस हो, यानी कि जो है डिजिटल के माध्यम से जो है जनगणना जो है देखने के लिए मिलेगा। वही दूसरी तरफ हम बात करते हैं जो हमारा हिमालयी क्षेत्र है, जैसे हिमाचल प्रदेश हो गया, जम्मू कश्मीर इत्यादि वगैरह। तो उन सभी क्षेत्रों के लिए जो है 1 अक्टूबर 2026 तक जो है पूर्ण करने की जो है बात जो है किया गया है। लेकिन एक बात यहाँ पर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट मिल जाती है, ये वाली लाइन। इसमें क्या बताया गया है कि 2026 के बाद जो है होने वाली जनगणना जो है परिसीमन का जो है आधार बनेगा। परिसीमन का आधार बनेगा। पढ़ेंगे आगे कि परिसीमन क्या होता है। बात करते हैं कि संवैधानिक आधार की हम बात करते हैं तो हमारे जो परिसीमन की हम बात करते हैं तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 81 और 82 के तहत जो है परिसीमन जो है एक तरह से जो है अनिवार्य जो है बताया गया। जो कि हमें परिसीमन की हम बात करते हैं तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 81 और 82 के अंतर्गत जो है देखने के लिए मिलता है। बताया जाता है कि यह जो अभी सेंसस यानी कि जो जनगणना हो रही है, तो इस जनगणना में हम बात करते हैं कि क्या हो रहा है कि जो दक्षिण के राज्य हैं, दक्षिण के राज्य के द्वारा जो है एक तरह से जो है विरोध जताया जा रहा है। विरोध इस संदर्भ में जताया जा रहा है क्योंकि दक्षिण के कुछ राज्य, जैसे कि हम तमिलनाडु की हम बात करते हैं तो तमिलनाडु जो है एक तरह से देखा जाए तो वो अपनी जनसंख्या जो है कंट्रोल कर लिया है। परिसीमन के आधार पर हम बात करते हैं। अगर हम बात करते हैं कि सीट का निर्धारण किया जा रहा है तो जनसंख्या के आधार पर मालूम होना चाहिए आपको, जैसे कि पॉलिटी के चैप्टर में पढ़ चुके हैं। जनसंख्या के आधार पर जो है सीट का जो है निर्धारण होता है। ठीक। तो इस तरह से देखा जाए तो वहाँ पर जो है सीट को जो है जनसंख्या जो है तमिलनाडु में जो है कंट्रोल कर लिया गया है। तो वहाँ पर जो है तो दक्षिण के राज्य के द्वारा जो काफ़ी ज़्यादा जो है विरोध जो है जताया जा रहा है कि ऐसा ना हो। लेकिन हालांकि 6 जून की जो न्यूज़पेपर थी इसमें इस चीज़ को क्लियरिटी गृह मंत्रालय के द्वारा कर दिया गया है कि जो भी दक्षिण के राज्य की जो समस्या है उस समस्या का जो है समाधान जो है किया जाएगा। अभी तो आप सेंसस होने दीजिए, वही बात है। देखिए, अब बात करते हैं सीट निर्धारण के प्रावधान जो 1971 के आधार पर किया जाए। वही बताया गया है कि जो दक्षिण राज्य की जो अपन को जो सबसे पहले जनगणना जो है 1971 में हुआ था। ठीक है। 1971 के आधार पर जो भी हमारा जो लोकसभा में, राज्यसभा जो भी है एक तरह से देखा जाए सीट का जो प्रावधान है वो जो है उसी की जनसंख्या के आधार पर जो है किया गया है। तो दक्षिण के राज्य के द्वारा जो यह विरोध जताया जा रहा है कि भाई 1971 वाले जनगणना के आधार पर ही जो है सीट को जो है वो कीजिए, बंटवारा कीजिए। मतलब कि इसमें जो है नहीं हो पाया क्योंकि दक्षिण के राज्य जो है अपने आप में जो है काफ़ी ज़्यादा जनसंख्या को जो है कंट्रोल कर लिया है, इसलिए जो विरोध जताया जा रहा है। ठीक है। तो ये अपन का जो छोटा सा जो है न्यूज़ था जनगणना के ऊपर। अब हम बात करते हैं वरिष्ठ नागरिकों के लिए हम बात करते हैं नई राष्ट्रीय नीति का जो है मसौदा तैयार किया गया है। दूसरा न्यूज़ ये था। ठीक है। एक तरह से देखा जाए तो आप इसे जो है हाँ सरकारी पहल से जोड़ सकते हैं। GS2 इसको भी ले सकते हैं। बात करते हैं कि वरिष्ठ नागरिकों पर जो है नई राष्ट्रीय नीति का जो है मसौदा तैयार किया गया है। और इस नई नीति में जो है क्या क्या होगा, तो नीति में यह बताया गया है कि जो वरिष्ठ नागरिकों को जो है एक तरह से देखा जाए तो डिजिटल सेवाओं में जो है शामिल किया जाएगा। वही हम बात करते हैं दुर्व्यवहार और अपेक्षा के मामलों में जो है समाधान के लिए जो है एक तरह से जो है प्रभावी निवारण तंत्र यानी शिकायत निवारण तंत्र जो है कि जो है स्थापना किया जाएगा। कहने का मतलब यह हो गया
कि जितने भी वरिष्ठ लोग होंगे उन सभी लोगों को जो है डिजिटल सेवा में जो है जोड़ दिया जाएगा। डिजिटल सेवा के साथ जो है उनको जो है कनेक्टिविटी जो है प्रदान कर दी जाएगी। वहीं दूसरी तरफ हम बात करते हैं, अगर किसी वरिष्ठ व्यक्ति के साथ दुर्व्यवहार की अपेक्षा यानी किसी भी प्रकार की दुर्व्यवहार से संबंधित या किसी भी प्रकार की संबंधी अगर मतलब कि दिक्कत की सामना आ रही है, तो उस संदर्भ में हम बात करते हैं एक प्रभावी शिकायत निवारण तंत्र की जो है स्थापना की जाएगी। ठीक है, इसके ज़रिए जो है वो लोग क्या काम कर सकते हैं, इससे जुड़ सकते हैं और इससे जो है अपनी जो भी शिकायत है वो साझा कर सकते हैं। वही हम बात करते हैं कि मिनट कि कहाँ गया, हाँ, वृद्धाश्रम और वरिष्ठों की देखभाल के लिए जो है न्यूनतम मानक जो है तैयार किया जाएगा। यानी कहने का मतलब यह हो गया, जो हमारा वृद्धाश्रम होता है और उसमें जो वरिष्ठ लोग होते हैं उनके जो है देखभाल के लिए जो है एक मानक जो है तैयार किया जाएगा। हालांकि जो काफ़ी ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट नहीं आ पा रही है, नहीं हो पा रहा है ये न्यूज, लेकिन एक तरह से था उसमें, तो हम इसको जो है एक तरह से जो है रिलेट कर पाए हैं। ठीक है, उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं था, आप उसे चाहे तो इग्नोर भी कर सकते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आप इसे GS3 इन्वायरमेंट के सेक्शन से जो है जोड़ सकते हैं। बताया जाता है कि भारत का जो है जलवायु संकट के ऊपर जो है बात किया गया है। जलवायु संकट की कैसे इस चर्चा में क्यों रहा, तो बात करते हैं कि 5 जून को जो है एक तरह से देखा जाए तो वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे के जो है रूप में मनाया जाता है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं कि जो वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे की हम बैकग्राउंड देखना चाह रहे हैं, तो पहली इसका जो सेलिब्रेट जो है 1973 में किया गया था। ठीक है, वही दूसरी तरफ हम बात करते हैं 2025 की जो वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे था, इसका हम बात करते हैं जो मेज़बान देश था, वो देश कौन सा था, तो दक्षिणी कोरिया है। ठीक, एक एक चीज़ को हम ना इसको काफ़ी ज़्यादा जो है क्लियर करके हम लिखे हुए हैं और समझा भी रहे हैं। बच्चा चूक मत करना, बहुत मेहनत लगता है इस चीज़ को करने में। आप लोगों को तो 5-10 मिनट के लिए आ जाती है, लेकिन इसके पीछे बहुत स्ट्रगल होता है, चूक मत करना। बात करते हैं कि 2025 की जो हमारा जो वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे था, इसका हम बात करते हैं थीम क्या था, तो बिग द प्लास्टिक जो है प्लास्टिक जो है थीम था। ठीक है, अब हम बात करते हैं विश्व में, हम बात करते हैं पर्यावरण की जो है क्या स्थिति है। आप इसे जो है मेंस के पॉइंट से जो है रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, बात करते हैं कि कार्बन उत्सर्जन के संदर्भ में हम देख लेते हैं कि विश्व में पर्यावरण की क्या स्थिति है और भारत में भी देख लेंगे कार्बन की क्या स्थितियाँ हैं, इन सभी चीज़ों के देखते हैं। तो बताया जाता है कि विश्व भर में हम बात करते हैं कि 2015 में जो है कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन, कार्बन डाइऑक्साइड एक तरह से देखा जाए तो ग्रीन हाउस गैस है। इस चीज़ को आपको इकोलॉजी इन्वायरमेंट में जो है पढ़े होंगे। तो एक तरह से देखा जाए तो CO2 उत्सर्जन जो है कितना है, 34.1 ट्रिलियन था। ठीक, वही हम बात करते हैं 2024 में, हम बात करते हैं जो विश्व भर में जो कार्बन डाइऑक्साइड की जो है उत्सर्जन की हम बात करते हैं तो 37.4 अरब मीट्रिक टन था। ये भी मीट्रिक टन है। ठीक है, मीट्रिक टन था। वही हम बात करते हैं भारत के संदर्भ में, हम बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की जो है उत्सर्जन की, तो 2015 में हम बात करते हैं 2.33 अरब मीट्रिक टन था। मैं पहले ही बता रहा हूँ, ये मेंस के पॉइंट से हैं, डाटा याद रखना ज़रूरी है। आप डाटा डालोगे आपके आंसर काफ़ी अच्छा जो है आ जाएगा। वही 2024 में हम बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की जो पूरा उत्सर्जन की हम बात करते हैं 3.22 जो है हो गया है। तो एक तरह से देखा जाए तो बढ़ रहा है। ठीक है, और अपन को देखने के लिए ये मिलता है कि कार्बन डाइऑक्साइड एक तरह से देखा जाए तो ग्रीन हाउस गैस भी है। अब हम बात करते हैं पर्यावरण के संकट से क्या हो रहा है, तो जैव विविधता का जो है विनाश हो रहा है। जैसे कि हम बात करते हैं प्रजातियों का जो है विलुप्त होना, लोप होना, एक तरह से विलुप्त ही होना होता है। वनों की कटाई होना, जैसे कि हम बात करते हैं पर्यावरण संकट के संदर्भ में, जैसे कि अभी हैदराबाद के संदर्भ में जो है वन की कटाई के जो है काफ़ी ज़्यादा आंदोलन देखने के लिए मिला था। तो एक तरह से जो है वनों की कटाई हो गए, आर्द्र भूमि की जो है क्षति होती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं प्रदूषण के संदर्भ में, हम बात करते हैं तो प्रदूषण के संदर्भ में हम बात करते हैं जो अपन को जो दिल्ली है, जहाँ से आप हम वीडियो शूट कर रहे हैं, दिल्ली एक तरह से बताया जा रहा है कि विश्व के जो है सबसे प्रदूषित शहर में से जो है एक माना गया है। वही हम बात करते हैं प्रदूषण की, हम कारण की हम बात करते हैं
तो भारत में प्रदूषण के कारण जो है काफ़ी ज़्यादा देखने के लिए मिलता है। कैसे? तो बताया जाता है कि जो भारत जो है प्रदूषण का सबसे बड़ा कारक इसलिए है क्योंकि भारत में देखा जाए तो जीवाश्म ईंधन पे जो है काफ़ी ज़्यादा जो है निर्भरता है। भारत जो है जीवाश्म ईंधन पर जो है काफ़ी ज़्यादा निर्भरता है। जैसे कि हम बात करते हैं जीवाश्म ईंधन में क्या-क्या आ गया, तो अपन को देखने के लिए मिलता है कोयला हो गया, तेल हो गया और गैस हो गया, ठीक? तो ये अपन को जो है मिल गया। लेकिन इसमें एक और नोट में लिख लीजिए, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मुझे द हिंदू की न्यूज़पेपर 5 जून में जो यही एक अच्छा न्यूज़ जो है देखने के लिए मिला था, ठीक है? बहुत ही है अच्छा न्यूज़ है। जनगणना का तो वो है और वृद्धाश्रम की नहीं, सबसे इम्पोर्टेंट न्यूज़ ये है। बात करते हैं डेटा के अनुसार यह बताया गया है कि 2014 से 2024 तक जो है भारत में जो है बिजली के जो उत्पादन में जो है कोयला की जो हिस्सेदारी था औसतन 71% था। समझ से इसी से आप अनुमान लगा सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का क्या लेवल होगा, ठीक है? कोयला की जो एक तरह से हिस्सेदारी में हम बात करते हैं 71% था बिजली के उत्पादन में 2014 से 24 तक। तो प्रदूषण तभी तो 3.22 अरब मीट्रिक टन गया था, ठीक है? वहीं दूसरी तरफ एक बात और बताया जा रहा है भारत के संदर्भ में कि हर साल क्या होता है कि 62 मिलियन टन जो है ठोस कचरा उत्पन्न होता है, ठीक है? जिसमें से 20% ऐसे ही कचरा होता है जिसे जो है वैज्ञानिक ढंग से जो है निपटान जो है किया जा रहा है, ठीक? तो अपन को जो है ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट न्यूज़ है। आपको मेंस के पॉइंट से काफ़ी सुंदर एक तरह से जो है ये नोट्स जो है आपको मिल रहा है, ठीक है? बात करते हैं कि कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट के द्वारा यह बताया गया है जो अपन को जो दिल्ली एनसीआर में पहला नंबर ये काम करता है और एक तरह से देखा जाए यह जो प्रदूषण का जो है काम करता है, सॉरी प्रदूषण को जो है कम करता है, ठीक है? अच्छा नीचे है, ठीक है। मैं वही तो देख रहा हूँ कि मैं लिखा कुछ और यहाँ क्या आ गया। तो इसके बारे में तो ऐसे सभी लोग जानते हैं, ठीक है? CAQIM जो एक तरह से हम बात करते हैं जो दिल्ली एनसीआर में जो काम करता है एक तरह से जो प्रदूषण को जो कम करता है। वहीं दूसरी तरफ हम बात करते हैं GRAP जो है एक तरह से भी यह भी जो है दिल्ली एनसीआर में जो है काम जो है करता है। अब हम बात करते हैं CAQM के अनुसार यह जानकारी दिया गया है कि 1 जनवरी 2026 से दिल्ली में जो है डीजल और पेट्रोल की जो मोटर व्हीकल है उसका जो है इस्तेमाल जो है नहीं कर सकते हैं, यानी कि इसके जगह पर जो है अल्टरनेटिव कोई तरीका जो है अपना सकते हैं, जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल हो गया, इन सभी को जो है अपना सकते हैं। 1 जनवरी 2026 से डेट फिक्स है कि यहाँ से जो है आप जो है डीजल और पेट्रोल वाली जो मोटर व्हीकल जो है आप इस्तेमाल जो है नहीं कर सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम बात करते हैं भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच जो है कि एक तरह से हम बात करते हैं जो कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का जो है भागीदारी मतलब कि ये जो प्रोग्राम चलाया गया था इसका जो है 5 बरस हुआ है, ठीक है? हमें ऐसा लग रहा है कि हमें वीडियो कहीं पे स्टॉप करना पड़ेगा क्योंकि बाहर में म्यूजिक बज रही, कॉपीराइट आने की जो है काफ़ी ज़्यादा जो है डर आ रही है। देखते हैं, इसी वजह से थोड़ा घबरा गया हूँ। तो चलिए देखें जो होगा देखा जाएगा। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच जो एक तरह से देखा जाए तो कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का जो है एक तरह से देखा जाए वह जो है 5 बरस जो है हो गया है, ठीक है? न्यूज़ में था लेकिन क्या न्यूज़ में था वो काफ़ी ज़्यादा ब्रॉडली था, हमें उस चीज़ को नहीं देखना था कौन सा राजदूत आए क्या नहीं आए वो नहीं था। हमें ये था कि क्या इम्पोर्टेंट है किस मकसद से आए थे वो चीज़ देखने के लिए जो है यहाँ पर देखने के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। बात करते हैं IIAS एक तरह से हम बात करते हैं एक अंतर्राष्ट्रीय जो है ग्रुप है और दुनिया भर में हम बात करते हैं 31 देश इसमें जो है शामिल हैं, ठीक है? यह जो है प्रशासन के क्षेत्र में जो है रिसर्च करता है। मैं इसका ना पूरा फुल नेम जो लिखना भूल गया हूँ, बहुत एक्सट्रीमली सॉरी चाह रहा हूँ। मैं इसका ना वो हम निकाल चुके थे लेकिन मैं किसी तरह से मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया है। इसका हम पिन कर देंगे या तो आप लोग इसे जो है गूगल कर लीजिएगा, ठीक है? बात करते हैं यह एक तरह से जो है अंतर्राष्ट्रीय ग्रुप है दुनिया भर में जो है दुनिया भर के जो इसमें जो है 31 देश शामिल हैं जिसमें से हम बात करते हैं भारत भी जो है शामिल है। इसकी हम बात करते हैं सेक्शनल तो 2 सेक्शनल देखने के लिए मिलता है जिसमें से हम बात करते हैं 20 जो है नेशनल है और 15 जो है एकेडमिक हैं, ठीक है? प्रशासन के क्षेत्र में जो है काम जो है करता है, ठीक? रिसर्च वगैरह करता है। आगे हम बात करते हैं PMI, इसके बारे में भी कितने बार में हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है?
तो इस यह जो है HSBC के द्वारा जो जारी किया जाता है 2 सेक्टर के लिए जारी किया जाता है, सर्विस सेक्टर और मैन्युफैक्चरिंग के लिए। तो सर्विस सेक्टर में एक तरह से देखा जाए तो वृद्धि हुआ है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जो है एक तरह से जो है गिरावट आया है। तो दोस्तों आज की वीडियो को फिर यहीं पर हम विराम देते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद। बस इसी 1 घंटे के अंदर में जो है दूसरी वीडियो जो है अपलोड हो जाएगी। अपन की वीडियो बन चुकी है 6 जून वाली, तो इस 7 जून की बनाएंगे। थैंक यू।